बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मदीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, साइफर का जो केस है उसमें साबिक वज़ीर आज़म का मज़ीद 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मगर अगर हम बात करें तो कप्तान ने जेल में समात हो या जज की अहलियत हो, इन दोनों को चैलेंज कर दिया है। एक ये अहम सवाल है जिसके ऊपर हम तबसरा करेंगे, तज्जिया लेंगे आमिर साहब का, वो ये है कि क्या जो खुफिया तरीके से तहकीकात की जा रही हैं उससे फेयर ट्रायल का जो एक आईनी हक दस्तयाब होना चाहिए, क्या वो मिल सकेगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मुआशी हालात है वो जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था उससे बढ़ के कहीं ज़्यादा ख़राब है। किसी किस्म की कोई सब्सिडी की अगर बात करें तो गुंजाइश ही बाकी नहीं रह गई है। निगरान वज़ीर ख़जाना ने भी अवाम को रिलीफ देने के हवाले से जो खबरें हम सुन रहे थे उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने हाथ खड़े कर दिए कि ऐसा हो नहीं सकता। आम आदमी है, महंगाई और भारी बिलों का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ कब तक उठा सकेगा? क्या अब कोई सकत उसमें बाकी रह गई है या नहीं? किस तरफ हालात जा सकते हैं? क्योंकि ये साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया गया है कि जो इस्तेहकाम है सियासत का वो सियासी जमातें करेंगी, हमारा जो काम है वो हम करेंगे। स्टेट बैंक ने भी अनाउंस कर दिया कि वो अपनी शरह सूद को बढ़ाने जा रहे हैं। आमिर साहब, हालात बड़े गंभीर हैं, बड़े ख़राब हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन खराबियों को जिस एक चीज़ से जोड़ा जा रहा है वो एक आदमी की गिरफ्तारी से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इंतकामी तौर पर ये जो सारा कुछ हुआ उसके नतीजे में मुल्क हमने दाव पर लगा दिया है। आप आज जो खुसूसी अदालत ने अटक जेल के अंदर, या मैं सादा अल्फाज में कहूँ जो जज साहब खुद जेल पहुंच गए, इस पूरी सूरत हाल को आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? जी, इससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाता है कि वो फास्ट ट्रैक पे इमरान खान की जो है ना गिरफ्तारी और लंबी कैद लगा दी गई है। इसकी स्पीड अप कर दिया गया इस प्रोसेस को, और उनको कोई परवाह नहीं है कि इस पर जितने मर्जी पीटीआई वाले शोर मचाते रहें, सवाल करते रहें कि पहले भी जो है दहशतगर्दी के मुकदमात में जेल के अंदर अदालतें लगती रही हैं। मगर यहाँ पे उनका ये नुक्ता बड़ा वैलिड है पीटीआई का कि जब इनकी चेयरमैन की जान को ख़तरा था तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अदालत में मौका दिया जाए, तो उनकी इस रिक्वेस्ट को और उनके ऊपर याद रहे कि कातराना हमला हो चुका है और जेन्युइनली उनकी जान को खतरा है, मगर वो उनकी दरख्वास्त जो थी ना रद्द कर दी गई थी। अब सडनली एकदम उनकी सिक्योरिटी का ख्याल आ गया है, पर उसका नुकसान ये होगा उनको भी और हमें भी कि ये अब बंद कमरे के अंदर अदालत हो रही है, वहाँ पे कोई मीडिया नहीं बैठा, हमें नहीं पता कैसी प्रोसीडिंग चल रही है, मगर ये नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी कुछ जल्दी में किया जा रहा है। और ये मेरा जिस तरह केसेस चल रहे हैं ये उनको बड़ी जल्दी जो है ना एक दो केसेस में और सज़ा सुना दी जाएगी। अब होता ये है कि आपको जितने मर्जी एतराज़ात हों कि जी ये मातहत अदालतों के अंदर बड़ी जल्दी में किया गया, प्रोसेस नहीं पूरा किया गया, प्रोसीजर ठीक नहीं था, पर जब एक दफ़ा सज़ा हो जाती है तो हाई कोर्ट में जब जाती है केस तो टाइम लग जाता है। हाई कोर्ट में ये नहीं कर सकते कि एक दिन में वो ट्रायल कोर्ट का मुकदमा उठा के फेंक दें और चाहे जितना मर्जी ये पीटीआई वाले या उनके बुकला शोर मचाएं। उन्होंने एक प्रोसेस पूरा करना होता है, पूरा केस को देखना होता है, और अगर उन्होंने रिवर्स करना है मातहत अदालतों के फैसलों को तो वो टाइम लेंगे और पता नहीं वो महीनों तक टाइम हो सकता है। और में काफ़ी सारे मुकदमात हैं जो कि ऐसे दफात हैं जिसकी नाकाबिले ज़मानत है, तो ये ज़मानत भी नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं कि ये किस तरह जा रहा है। और मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनमें से चारों केस जो है, याद रहे कि तोशा खाना जो है उसमें ज़मानत हुई है मगर केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो वो तो एक चल रहा है। फिर ये बाकी जो 3 और अहम केसेस हैं, ये 200 के करीब जो केसेस हैं उनमें से 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसमें कि नज़र आ रहा है कि उसमें सज़ा इनको होने का कभी इम्कान है कर दी जाएगी। वो एक तो ये साइफर वाला केस है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और जिस तरीके से ये जेल में जज साहब बड़ी फुर्ती से वहाँ पहुँच गए, पहले उन्होंने हालांकि अपने पास बुलवाया था, एकदम जी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने खत लिख दिया और वो जेल में पहुँच गए। उसके बाद अलकादर ट्रस्ट वाला भी केस जो है वो भी बड़ा संगीन है, फिर ये 9 मई का तो संगीन है ही है। तो बाकी इन सारे केसेस में मेरा ख्याल है कि ये अब नज़र आ रहा है
कि उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है पीटीआई और उनके चेयरमैन के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन आमिर साहब जो पीटीआई की कोर कमेटी है इनकी तरफ से जो एलामिया जारी किया गया है, एक तो पहले आपके भी नॉलेज में भी आपने भी गुफ्तगू की है, 2 सितंबर को उनकी जो दरख्वास्त है उनकी लीगल टीम ने दायर की है जमानत के लिए, उसके ऊपर भी समाअत होने जा रही है। मगर जो साइफर का मामला है इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जब राना सनाउल्लाह साहब खुद ही एडमिट कर चुके हैं कि साइफर कभी गुम हुआ ही नहीं, वो आज भी फॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद है, तो ऐसी बुनियाद के ऊपर किस तरह से साइफर का जो केस है वो खान साहब के ऊपर डाला जा सकता है? ये तो उनका एलामिया और उसको वो चैलेंज करने जा रहे हैं अदालत में। नहीं, इसके अलावा भी बेताशा जो है क्वेश्चनेबल किस्म का केस है और भी बड़े कई सवाल उठते हैं। पर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे सामने प्रोसीडिंग्स हो ही नहीं रही हैं। हमें नहीं पता कि अदालत में जो है जज साहब इसको इनकी शहादतों को किस तरीके से लेंगे। हाँ, हाई कोर्ट में जब ये जमानत की आएगी तो वो ज़ाहिर है ओपन अदालत होगी, तो हमें आर्गूमेंट्स बहुत अभी तो फिलहाल एलामिया से ही पता चलेगा, तो जब जाएगी तो देखेंगे। तो ये बिल्कुल इसके अंदर और भी काफ़ी झोल हैं। पर यहाँ ये मुझे लगता है कि जब 200 केस कर दिए जाएं तो क्लियरली ये एक सियासी फैसले हैं, तो ये कानून और आइन, ये मैं नहीं कह रहा, ये आज ही मैं देख रहा था कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब वो कह रहे थे कि जिस तरीके से आइन और कानून के लिए ये पामाली हो रही है, ये बुरा तरीन दौर है। अब जब जज ये कह रहे हों कि ये आइन और कानून के लिए सबसे बुरा दौर है, तो फिर उसके बाद आपका हमारा तो फिर खुदा ही हाफिज है। तो ये कानून और आइन के हवाले से जो है काफ़ी चीज़ें वो नहीं हैं, ये बस सियासी फैसले हैं और वो देखते हैं कि किधर जा रहे हैं, तो वो उसको सियासी नुक्ता निगाह से देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मुझे इस वक्त वेलकम करने दीजिए। बहुत शुक्रिया, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त के लिए। इनके हमरा आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब आपके भी वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आलमीद भट्टी साहब का भी, हामिद मीर साहब का भी। मैं मीर साहब आपसे शुरू करता हूँ। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और ये तो कोई ख़बर नहीं थी कि पीपल्स पार्टी में और नून लीग में इलेक्शन की डेट के ऊपर इख्तलाफात हैं। और आपके प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि तारड़ साहब ने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जब आपने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी की आफ्टर थाट है, और यहाँ तक कह गए कि ये सियासी मुनाफकत है कि पहले इन्होंने कैबिनेट में फैसला किया, फिर उसके बाद में सेंसस का पार्लियामेंट में बैठ के जो है कानून भी पास वो उसका अप्रूवल भी दिया, और अब ये बैकआउट कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपके ख्याल में नून लीग की क्या वजूहात हैं इसके फरवरी में इलेक्शन करवाने के इसरार पे, और पीपल्स पार्टी का जो ये चेंज ऑफ हार्ट है कि एकदम से वो कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवाई जाए। तो पहले पीपल्स पार्टी की वजूहात बताएं, क्यों है उनको जल्दी? नहीं, पीपल्स पार्टी जो है वो उसका कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ चेंज ऑफ हैंड हुआ है। वो पहले जो हाथ जो था, जो पीपल्स पार्टी को ये कह रहा था कि सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनेगी, तो वो जो हाथ है वो उसने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बहुत से रहनुमाओं को ये कहा था कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। और उसके बाद जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब, उन्होंने भी वादा किया था पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से कि मैं भी शामिल हो जाऊंगा। लेकिन बाद में फिर जो है वो सूरत हाल तब्दील हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो उसने शायद उसके कुछ रहनुमा जो हैं उन्होंने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि हमारे अगले वज़ीर आज़म बिलावल साहब होंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर बजिंजो साहब ने खत लिखा जरदारी साहब को और कहा जी कि मैं आपकी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा। फिर वही लोग जिनको कहा गया था कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो, तो उन्हीं को फिर आपने देखा कि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ भी नजर आ रहे थे। तो साथ ही साथ फिर जो अब सिंध में जो निगरान काबीना बनी है, उसके जो वज़ीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर हारिस साहब, उनको देख लें, जो IG सिंध लगा है उसको देख लें। तो लगता यह है कि पीपल्स पार्टी को ये एहसास हुआ है कि उसके साथ हाथ हो गया है, लिहाजा अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में करवाएं। बाकी तो अगर उनकी बात मानी जाती, उनकी मर्जी का IG लग जाता और उनकी मर्जी के ही सारे बंदे कैबिनेट में आ जाते, और उनके जो लीडर्स हैं, उनकी कुछ रहनुमा जो हैं उनके बारे में पता चला है कि नैब उनकी इंक्वायरियां भी कर रही है, और कुछ रहनुमा जो हैं उनको नो फ्लाई लिस्ट में भी डाल दिया।
तो अगर पीपल्स पार्टी जो है वो भी मुस्लिम लीग नून की तरह बिहेव करती तो शायद उसके साथ ये ना होता। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो कवर ले रही है कि जी 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। हालांकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ सब कुछ मान के आए थे। भट्टी साहब, आपकी तरफ मैं यही वाला सवाल टॉस करता हूँ कि नून लीग का जो इसरार है कि जी ये फरवरी में ही इलेक्शन करवाया जाए, तो पहली बात तो ये है कि ये उनका लंबे करने में क्या मफाद है और क्या ये फरवरी से भी आगे जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आमिर मीर साहब हमारे भाई हैं, उनका शुक्रिया अदा करें। आमर मसीन तो अपने दादा उस्ताद है, हमारी क्या जरूरत उन्हें इनकार करने की, तो ये तो शुक्रिया मीर साहब का करे। रह गई बात ये है, पीपल्स पार्टी बेचारी खसियानी बिल्ली खब्बा नोचे। भाई 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील हुई, 3 अगस्त की एक मीटिंग हुई जिसमें साबक वजीर आजम जो शरीफ करके हैं यार बड़े, उन्हें और पीपल्स पार्टी की क़यादत को बताया गया था भाई इलेक्शन 6 महीने नहीं होने। क्या ये इस बात से इनकारी है? वरना जहां मीर साहब रहते हैं उधर ही एक है जगह, वो भी मुझे अर्ज कर दूंगा, टाइम भी अर्ज कर दूंगा, जहां ये गए। हाँ, अपनी अपनी गाड़ियों में नहीं गए, इसमें दो राय कोई नहीं है। मुझे तो बज़ाहिर 6 माह तो दूर की बात, आगे भी इलेक्शन नहीं होने देते। हाँ, पीपल्स पार्टी के लिए वाकई मीर साहब ने 100% का कहते ना कि कहानी सजी तो मारनी खब्बी। अब आपकी एंकर को नहीं समझ आएगी ये पंजाबी है, वो मम्मी डैडी है, वो हुआ है जब इनफैक्ट के सिंध की आईजी और चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए गए, उनकी मर्जी के खिलाफ किए गए। तमाम फेडरल सेक्रेटरीट जो अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्वस था, पेट्रोल की डॉक्टर तुकीर ने आखिरी आधे घंटे बाद उसको अपनी मर्जी से भिजवाया जहां जहां आगे फंड लगने हैं। और पीपल्स पार्टी को बाद में एहसास हुआ कि ये तो लंदन प्लान का सिर्फ 75% हमें पता चला था, 25% तो ये था पीपल्स पार्टी को भी कट टू साइज कर रहा है, ये बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है वो बहुत देर की मेहरबा आते आते, अब जैसे मीर साहब ने फरमाया कि इन्हें पता था इलेक्शन देर होने हैं, तो मुराद अली शाह साहब उसमें शामिल थे। अब 2 गिरफ्तारियां जो अहम तरीन हुई, आपको शायद मेरे से ज्यादा पता होगा कि उनकी अलमारियों के तहखानों से कितने पैसे मिले और वो कड़ियां कहाँ जा रही है। और वो पैसे तो मशीन से भी नहीं गिने गए, हाथ तो छोड़ ही दे, वो पाकिस्तान नहीं करेंसी तो हर मुल्क की करेंसी थी। तो नून लीग के लिए सब अच्छा है, रावी चैन दे रहा है, सारदार शबाज शरीफ सब चले गए हैं और सितंबर के 10 तारीख तक 2-3 और लीडरशिप चले जाएगी, उन्हें टच नहीं किया जाएगा, बाकियों को सुप्रूव किया जाएगा। तो नून लीग तो लंदन प्लान के मुताबिक मौजा ही मौजा। भट्टी साहब, ये आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट आपने किया। मीर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो तासुर दिया जा रहा था कि जी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी और वो बड़े बड़े फैसले करेगी और एकदम से बहाल हो जाएगी मईशत मुल्क की, तो आज तो फाइनेंस निगरान की जो वजीर हैं शमशाद अख्तर साहबा ने, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने तो बड़ा ये साफ ही कह दिया है कि जी ये हमारे अंदाजे से हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, और ये भी कह दिया कि मुझे पता नहीं मैंने क्यों वजारत एक्सेप्ट कर ली है। तो और वो नहीं नज़र आता कि अगर वो बिजली और महंगाई और ये डॉलर ये मसाइल नहीं हल कर सकते, तो वो जो एक्सटेंडेड गवर्नमेंट की बातें हो रही थी उसका फिर क्या जवाब क्या रह जाता है? देखिए, एक्सटेंडेड गवर्नमेंट मुझे नहीं पता कि वो कौन उसकी बात कर रहा है या कौन उसका जवाब पैदा कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब के रवैये से मुझे लग रहा है, और सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके बारे में भी जो मेरे पास खबर है कि वो कोशिश पूरी करेंगे कि इलेक्शन 90 दिन में ही हो जाए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये इलेक्शन 25 फरवरी से तक जा सकता है, इससे आगे ये जाना बहुत ही मुश्किल है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसकी बड़ी वजह आपको बिजली के बिल नज़र आ रहे हैं। तो ये बिजली के बिलों में जो इजाफा है ये तो IMF पे डाला जा रहा है ना। तो आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, वज़ीर आज़म साहब जो है वो उन्होंने कहा अपने मिनिस्टर से कि जी हमने लोगों को रिलीफ देनी है,
तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जी कि हम तो रिलीफ नहीं दे सकते, ये तो IMF से पूछना पड़ेगा। तो जो IMF के साथ जो कमिटमेंट है उसमें एक कमिटमेंट ये भी है कि इलेक्शन जो है वो ज़्यादा डिले नहीं होगा, ये एक कमिटमेंट है। और इस सिलसिले में बहुत से अहम ममालिक जो हैं वो जामिन भी हैं, उन्होंने ज़मानत दी हुई है। IMF ने उनकी ज़मानत के बाद जो है पाकिस्तान के साथ जो 9 महीने का प्रोग्राम है उसको एक्सटेंड किया है, उस पर दस्तखत किए हैं। तो ये जो मर्जी कर लें, जो लोग ये समझते हैं कि जी वो इलेक्शन को मज़ीद डिले कर लेंगे, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगी। मैं ये समझता हूँ कि पहली तो मेरी ज़ाती राय तो ये है कि इलेक्शन 90 दिन में ही होना चाहिए और नवंबर के पहले हफ्ते तक इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ही किसी ने खींच तान के इसको डिले किया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के एंड तक डिले होगा, उससे आगे ये डिले कर नहीं सकते, क्योंकि फिर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आपका इंतजार कर रहा है। फिर चेयरमैन सेनेट की भी मुद्दत खत्म हो जाएगी, आधी से ज़्यादा जो सेनेट है वो खाली हो जाएगी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मुद्दत खत्म हो जाएगी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फिर जो है वो उसके बारे में आप देख लें कि अगर उन्होंने रिजाइन दे दिया तो क्या होगा, या उनसे रिजाइन ले लिएगा तो क्या होगा, बड़े प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। और सबसे बड़ा मसला ये है कि मार्च 2024 में पाकिस्तान ने तकरीबन 7-8 अरब डॉलर जो है वो कहीं से अरेंज करके वो पैदा करके उनको पे बैक भी करना है। और इस सिलसिले में बड़े मसाइल हैं। कोई भी गवर्नमेंट ले आए, आप किसी को ले आए, आप वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना दें या प्राइम मिनिस्टर बना दें, ये जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से। तो ये आप देख लिया आपने, शमशाद अख्तर साहबा जो हैं वो वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुकी हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी काम कर चुकी हैं, स्टेट बैंक की गवर्नर भी रह चुकी हैं। तो अगर वो कह रही हैं कि जनाब मेरे से गलती होगी, मैं पता नहीं क्यों बन गई फाइनेंस मिनिस्टर, तो कोई भी आएगा तो वो नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं इतना मायूस नहीं हूं और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो आइन है इसने पहले भी एंटी डेमोक्रेसी फोर्सेस को शिकस्त दी थी, आइंदा भी देगा। ये भट्टी साहब, मीर साहब ने बड़ी अहम बात की है कि आज की स्टेटमेंट का जो लुबे लबाब शमशाद अख्तर साहबा का आता है वो ये है कि वो कह रही हैं कि IMF के साथ जो हमने कमिटमेंट्स की हैं वो पूरी की जाएंगी, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये जो बायलैटरल कर्जे भी उसी से ही जुड़े हुए हैं, तो दोबारा वो क्राइसिस हो जाएगा, पहले ही बड़े मुश्किलात हैं। तो इसका तो बिल्कुल ये IMF की कंडीशनैलिटीज़ में ये भी था कि अगला जो ट्रांस है, अगली किस्त जो है वो नई गवर्नमेंट को मिलेगी, इलेक्शन के बाद है। तो उससे मुझे तो लगता है कि अब निगरान गवर्नमेंट को जिसके मुतालिक ये बड़े शक पाया जाता था कि पता नहीं कितने अर्से तक आ गए हैं, उनको बाकियों से ज़्यादा जल्दी है। मुझे तो ये भी हैरानी नहीं होगी अगर कल को ये शमशाद बेगम जो है ये रिज़ाइन ही कर दें कि जनाब ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं वो काम जो मुझसे करवाया जा रहा है मैं नहीं कर सकती। आप क्या कहेंगे? मैं नहायत अदब एहतराम से, आप मेरे से बहुत सीनियर है, मैं इस बात की कोई वेट ही नहीं देता। तो पहले तो बताएं निगरान हुकूमत बनाई किसने, ये हम बता ही नहीं सकते, इतनी कहानी है। ओ भाई, शमशाद बेगम रिजाइन दे, इस्तीफा दे या ना दे, वो मैटर ही नहीं करती। हमें नहीं पता कि IMF से डील क्या हुई है, हमें नहीं पता उसको विटनेस कौन कौन था, किस किस की कितनी बार मुलाकातें हुई, कितनी बार खदशात हुए। वो तो कह रहे हैं कि रिटर्न लिख के भेजे, वो उससे गिला करना बिल्कुल बेसूद है। दूसरा, अगर 90 दिन के बाद एक दिन भी ऊपर जाता, आईनी क्राइसिस तो हो गया, आइन है ही नहीं, तो आईनी क्राइसिस मुझे समझ नहीं आती। आमिर मीर साहब, आप बरतानिया दौर के साथी हैं, इस मुल्क की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कौमी असम्बली के 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो आईनी क्राइसिस होगा। पंजाब और KP के 60% पॉपुलेशन पंजाब की है, KP के है। 90 दिन छोड़े 190 दिन हो गया, कौन सा क्राइसिस आया है? और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, नून लीग 900 दिन भी इलेक्शन ना हो तो वो खुश रहेगी। बयान शान टीवी में देगी जैसे वो पीपल्स पार्टी आजकल हाथ धो रही है, हम डट गए। वो भाई तुम डट कहाँ गए, तुम लेट गए। वो ये कड़वा सच है, तुम्हें सब पता था, बुला के तुम्हें ब्रीफिंग दी गई थी। बच्चे अच्छे ज्यादा नहीं बोलते भाई। पिछले 6 माह से कौन इकोनॉमी के एक्सपर्ट बिजनेसमैनों को बुला के मीटिंग कर रहा है? इसमें कौन सा इबहाम है, कौन सा आईनी क्राइसिस है?
अगर वो 90 दिन से छोड़कर 900 दिन भी हो जाए पर भी मैटर नहीं करता। अगर 90 दिन नहीं हुए तो आइन खत्म। सीधी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने तो थोड़ा सा जियाउल हक का दौर में मुशर्रफ का मार्शाल्लाह देखा है, मैंने ये देखा है। तो बाकी तो सियासत सियासत मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन फरवरी में भी हो। हाँ, उससे पहले एक जमात का चैप्टर क्लोज हो जाए तो फिर नवंबर में भी इलेक्शन पॉसिबल है। भट्टी साहब, बड़ी आपने वाकई आईनी बहरान जो है उसकी पहले नहीं परवाही तो बड़े ऐसे तरीके निकाल दिए हुए हैं कि उसको टालने के लिए कच्चे के डाकुओं का ही बहाना काफ़ी है। मीर साहब, ये जो बुनियादी मशरूत किया जा रहा था कि इलेक्शन के वक्त का तयन करने के लिए, उसके लिए जो एजेंडा नज़र आ रहा था कि पीटीआई को और उसके चेयरमैन को सियासी तौर पर दफन करना था, तो वो एजेंडा तो जिस तरह केसेस चल रहे हैं स्पीड अप हो गए हैं, फास्ट ट्रैक पे डाल दिया उनको कि जज साहब वहाँ, ये तो महीने छोड़े, ये तो दिनों और हफ्तों में एजेंडा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कैद का। ये आपकी राय है, मैं आपको अपनी राय के इजहार का पूरा हक हासिल है, लेकिन मेरे ख्याल से तो कोई स्पीड अप नहीं हो रहा कुछ भी, क्योंकि जो एक मेन जो केस था तोशाखाना केस, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब को सजा दी गई थी, उस सजा की बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो तो सजा मुअत्तल हो गई है और बाकी रह गया 9 मई के बाद हमने सुना था कि बहुत सी फौजी अदालतें बनेंगी, लोगों के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक तो मुझे कोई ट्रायल होता हुआ नजर नहीं आया। केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है और ये कोई पहली दफा नहीं केस बने, इस तरह के केसेस जो हैं वो बहुत से लोगों पे पहले बन चुके हैं। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी जेल में डाल के उनके साथ भी यही कुछ किया था इमरान खान साहब ने। उससे पहले जरदारी साहब को भी जेल में डाला गया, नवाज शरीफ साहब ने उनको जेल में डाला था। तो ये हमारी एक रवायत है। बहुत से लोग आजकल ये तासुर देते हैं जी जो आज हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ। ये सब कुछ पहले होता रहा है, इमरान खान के दौर में भी ये सब कुछ होता रहा है, सहाफियों के साथ भी बहुत कुछ होता रहा है इमरान खान के दौर में, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में भी होता रहा है। तो आप देखें कि हमेशा जो है ना यही कहा जाता है कि जी बस अब आईनी बहरान आ गया और अब जो है वो एंटी डेमोक्रेसी फोर्सेस जो है वो जीत जाएंगी। वो वक्ती तौर पे हावी हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप देख लें कि ये पाकिस्तान जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ आइन ही के जरिए चल सकता है। उस आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, मैं भी बार बार कह रहा हूँ उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली ये आइन ही इन तमाम रियासती इदारों को रेस्क्यू करता है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको जो एक हालात नजर आ रहे हैं, ठीक है, शुक्र है खुदा का मीर साहब कि किसी से कोई मुस्बत बात सोची है कि आइन बहाल हो जाएगा, उससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। पर मैं दोबारा पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो पीटीआई चेयरमैन के केसेस हैं इसमें उनकी कैद नहीं सुनाई जाएगी और वो जल्दी कैद से बाहर होकर रहा हो जाएंगे जमानत पे या इवन अदरवाइज? देखिए आमिर मतीन साहब, मेरा मसला इंडिविजुअल्स नहीं है, मेरा मसला चेयरमैन पीटीआई भी नहीं है, मेरा मसला नवाज शरीफ भी नहीं है, मेरा मसला आसिफ अली जरदारी भी नहीं है। मेरा मसला है पाकिस्तान और इसका आइन। अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान की सियासत में भी बहुत पोलराइजेशन है और हमारी सहाफत में भी पोलराइजेशन है। हमारे अक्सर जो सहाफी साथी हैं वो पूरी पाकिस्तान की सियासत और सहाफत को कुछ सियासी शख्सियात को सामने रख के एनालाइज करते हैं। मैं इस तरह उस ग्रुप में शामिल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो सर्वाइवल है, इस मुल्क की इकोनॉमिक सर्वाइवल और हमारी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल सर्वाइवल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सर्वाइवल जो है ये पहली दफा खतरे में नहीं है, पहले भी खतरे में रही है। इस लड़ाई में ये किसी एक सियासतदान की या एक सियासी जमात की लड़ाई नहीं है। इसमें आप देखें कि परवेज मुशर्रफ ने जब पाकिस्तान का आइन मुअत्तल किया था, तोड़ा था, नवंबर 2007 में उसने इमरजेंसी लगा दी थी, तो लायर्स मूवमेंट चल रही थी, लायर्स जो है वो खत्म हो गए थे, तो थोड़े से सहाफी जो है वही मुजाहरे करते थे रोज, और अल्टीमेटली जो इलेक्शन हो गया तो उसका जो रिजल्ट आया था वो आपके सामने है। तो ये जो फेजेस आते हैं पाकिस्तान में, इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब वो बच जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जेल में ही रहें, भले वो जेल में रहें, लेकिन अल्टीमेटली सूरत हाल ऐसी बनेगी कि पाकिस्तान की अदालतें जो है वो आइन को बहाल करेंगी और आइन की बहाली और आइन के इफेक्टिव होने से ही
चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बाकी तमाम सियासतदान जो हैं उनको रिलीफ मिलेगा। ऐसे नहीं हो सकता। मैं भट्टी साहब और मीर साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं वक्फे के बाद आपसे एक नई पार्टी मैदान में आ चुकी है, उससे बात करना चाहूँगा। मेरा सर वक्फा लेना चाह रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं चाह रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक हो जाए आमिर साहब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो पॉलिटिकल जो हमारी एक गुफ्तगू चल रही है हामिद मीर साहब से और आरिफ हमीद भट्टी साहब से, उसको यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हामिद मीर साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर मतीन साहब। जी, मैं चाह रहा हूँ कि मैं भट्टी साहब से शुरू करूँ कि ये काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा था कि शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब वो बड़े एक्टिव थे और लग रहा था कि ये एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं। पर आज काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में उन्होंने वर्चुअली अपनी पार्टी अनाउंस कर दी है कि, और आर्गूमेंट उनका ये है बुनियादी तौर पे कि पीटीआई तो उनके बकौल बिल्कुल दफन हो चुकी हुई है और उसका कोई स्कोप नहीं है, पर उनके जो मुतबादल पीपल्स पार्टी और नून लीग भी उसके मुतबादल नहीं है। उनका माजी देखते हुए और रिसेंट थॉमस देखते हुए तो उन्होंने अपने आप को वर्चुअली पेश कर दिया आज के हमारी पार्टी है। तो बट से पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि आगे जो इस्तेकाम पार्टी का हुआ, ये नजर आ रहा है कि परवेज खटक साहब की पार्टी का जो सूरत हाल नजर आ रही है, तो इस नई पार्टी का जो मैदान में आई इसका क्या स्कोप नजर आता है आपको? अच्छा देखिए आमिर साहब, एक तो हर एक की राय काबिल एहतराम है। मैं कभी भी किसी की राय से इख्तलाफ नहीं करता, अपना नुक्ता नजर जरूर पेश करता हूँ। जियाउल हक 90 दिन के लिए आए, 11 साल गुजार जाए, वो डिक्टेटर है, मेरा लीडर था ही नहीं कभी, मेरा जमहूरी बंदा ही नहीं था। मुशर्रफ साहब 90 दिन के लिए आए, 9 साल गुजार जाए, वो मुझे उनसे गिला नहीं। उनके खिलाफ हमने एक हिस्ट्री बताती है, 3 महीने जदोजहद की। 98 में नून लीग ने जंग अखबार को 24 सफ़ों पे एक दे दिया। 4 दिन में प्रेस क्लब भूख हड़ताल में बैठा रहा। जब जमहूरियत लोग आइन का कत्ल करे, आइन से मावराए कानून साजी करे, तकलीफ तब होती है। मैं आपको अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, इस 16 माह और 17 माह हो गया जो सहाफत पर बदतरीन पाबंदियां मैंने देखी हैं। हो सकता है कि मेरी इतनी समझ ना हो, माजी में भी दौर अच्छा नहीं था, इमरान खान के दौर पे भी आपको शायद होगा, मेरे पे कुछ पाबंदियां थी, लेकिन बदकिस्मती ये है अब जैसी डिक्टेशन आ रही है अनबिलीवेबल। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। मोहतरम, पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भट्टो को तोड़ा तो 15 पीपल्स पार्टी बनाई, कभी पैट्रियार्ड, कभी कोसर न्याजी, नवाज शरीफ साहब दे, कभी काफ लीग, कभी जनेजो लीग, कभी कायदे आदम लीग। इन सियासी जमातों का आप टीवी में, टॉक शो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़े से घर में दावत करके कुछ मजमा तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इन्हें स्ट्रीट पावर नहीं दे सकते। बादियुल नजर में, मेरी नजर में आज भी 2 बड़ी पार्टी हैं। सिंध में यकीनन पीपल्स पार्टी है, पंजाब में पीटीआई है। अगर ये साफ शफाफ इलेक्शन कराते हैं, अगर किसी के हाथ और पांव बांध के आपने कहना है कि यार स्विमिंग का मुकाबला कर, तो वो गिरे कलम इशू है, उसमें तो मैं बेबस हूँ। मुझे इन तीनों जमातों में अभी तक जो मोहतरम जेके साहब की बनी है, परवेज खटक साहब की बनी है, 5 साल वजीर आला रहे, 3 साल डिफेंस मिनिस्टर रहे, और अब पीटीआई की तय करें, 100 दफा करें, तो भाई पहले अपना तो बताएं। तो इनमें स्ट्रीट पावर, वोट बैंक किसका है देखना तो ये है। लोगों ने अगर वोट की पर्ची से जीतना है तो उसका अलग इशू है, अगर रिजल्ट कोई और आना है तो उसका इशू है। मुझे इन सियासी जमातों का जो 2-3 बन रही हैं, कोई बहुत बेहतर मुस्तकबिल नहीं आता, हो सकता है ये क्लीन स्वीप कर दे। जी मीर साहब, आप क्या कहेंगे, क्या स्कोप है इनका इस नया ट्राइका इन टाउन? नहीं, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि मुझे तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी 2-3 दिन पहले यही बताया कि वो अगला इलेक्शन आजाद हसीयत में लड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो उन्होंने कोई बात नहीं की।
नहीं, आज तो वर्चुअली शायद खान अब्बासी पहले बड़े नीदर हेयर नॉट देयर थे। आज तकरीबन उनसे डायरेक्टली जब पूछा गया कि आप, और उनका जी बिल्कुल नहीं, पार्टी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हालात इस तरफ जा रहे हैं। तो आज तकरीबन अगर फ़र्ज़ करें वो कोई इस तरह के इस राह पे चल पड़ते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस मफरूज़े के साथ स्कोप क्या होगा? नहीं, मैं मफरूज़े पे बात ही नहीं कर सकता ना आमिर साहब, इसलिए कि अगर शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने कोई बात की है तो ज़रूरी तो नहीं कि उसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की मर्जी शामिल हो, मिफ्ता इस्माइल साहब की मर्जी शामिल हो। तो जब तक वो बाकायदा कोई ऐलान नहीं करते तो उस पर कैसे बात की जा सकती है? चले, मैं किसी और तरफ करता हूँ, मगर वो आज तीनों ही प्रोग्राम में इकट्ठे ही थे और तीनों ने ही एंडोर्स किया। तो शायद हक्कान अब्बासी का खास तौर पे जाहिर है वो नून लीग के वज़ीर आज़म रहे हुए हैं साबिक, और उनका एक बड़े हैवी वेट है। उनका तकरीबन ये हाँ ही कर देना जो है वो एक अहम तो था। पर मैं आपसे चाह रहा हूँ कि ये अताब बंदियाल साहब के बड़े चंद हफ्ते रह गए हैं और अभी भी वो केसेस इंपॉर्टेंट उनके पास हैं कि नायब तरामीम वाला है और एक है, किसी में आप समझते हैं कि बड़े केसेस में रीजनल प्रैक्टिसेस वाला, उसके बाद ये नायब तरामीम वाला या 90 दिन के इलेक्शन की इम्प्लीमेंटेशन, इसमें किसी का बड़ा फैसला करके जाएंगे? कोशिश तो उनकी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जब काजी फाइज़ साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो ज़्यादा, मुझे जो जितना मैं उनको जानता हूँ कि आइन की बालादस्ती के हवाले से ज़्यादा उसूली मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। उमर अता बंदियाल साहब का कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अब उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है और उनको ये शायद अंदाज़ा भी हो गया है कि काजी फाइज़ साहब आके तो एक बड़ा सख्त स्टांस लेंगे, तो हो सकता है कि वो भी जाते जाते कोई कोशिश करें कि ऐसा फैसला कर जाएं कि जिसको लोग याद रखें। लेकिन मुझे लगता यह है कि सितंबर के महीने में जब फाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो फिर सूरत हाल में एक बड़ी तब्दीली आएगी। जी भट्टी साहब, आपको कोई उम्मीद है? खोजा साहब ने, एतजाज साहब ने हमें बड़ा कहा कि ये कॉर्नेलियस बन गए हैं और घूम फिर के जो इस वक्त मौजूदा क्राइसिस है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी वजह है कि इन्होंने फैसले के टाइम पे जुर्रत से कर लिए होते तो ये मसाइल ही ना होते। आपको कोई उम्मीद है? देखिए, गुजारिश है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मार्शाल्लाह दौर में गलत हो तो नहीं। क्या ये हकीकत नहीं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने घर भेजा? उनकी हुकूमत थी, सदर प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब से नवाज शरीफ गए, इमरान खान गए, कासम सूरी। ये तो 3 महीने में इलेक्शन नहीं करा सके मोहतरम, अपने दिए हुए फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। तमाम आईनी माहिरीन इस नुक्ते पर इकट्ठे थे कि 90 दिन में इलेक्शन होना लाजम है। तो मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में सितंबर भी नून लीग के लिए राधी चैन ही चैन लिखेगा। मैं कोई बात नहीं करना चाहता, ख्वाहिश मेरी ये है कि अल्लाह करे इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, मुझ समेत सबको आज़ादी हो अपने हकायक बयान करने की। ख्वाहिश रखना ना, मैं लगता नहीं पर हबरे दे वो कि मुझे नहीं मुमकिन कि मेरी जिंदगी में मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी भी होगी, अदलिया अदारों का एहतराम भी होगा और हर खासो आम के लिए कानून एक जैसा होगा। लेकिन मैं एक बात कहने लगा था बलोचिस्तान की कि एक दफा कोई चीफ जस्टिस बना, लेकिन मैंने कहा वो रहने दें क्योंकि आमिर मतीन साहब अमेरिका है, तो मैं 2 दफा मुल्क से जा चुका हूँ, मेरे पे रहम करे। तो आपको बेसिकली आपको ये मैं समझूं कि अब ये कह रहे हैं कि आपको कोई ऐसी उम्मीद नहीं है या है? नहीं, बज़ाहिर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अल्लाह के घर किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है। बज़ाहिर तो मेरी नजर में सितंबर स्क्रिप्ट के मुताबिक तेज होगा, तेज होगा, तेज होगा। सितंबर सितमगर होगा, सितमगर। आगे अल्लाह करे कि मेरी ये प्रेडिक्शन सारी गलत हो, क्योंकि मैं भी आइन की हुक्मरानी चाहता हूँ, कानून की हुक्मरानी चाहता हूँ और वही पाकिस्तान चाहता हूँ जो कायदे आजम ने बनाया था। चंद खानदानों का जो अब पिछले काफी अरसे से है वो उससे निजात चाहता हूँ। जी मैं क्विकली जो है हामिद मीर साहब
कि ये आपने बड़ी अच्छी उम्मीद, आप अच्छी बात है कि रख रहे हैं कि 90 दिन में हो जाएगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और उसके आपने जवाब भी बताए हैं कि IMF और भी काफ़ी रीजन हैं जिसकी वजह से 90 दिन के अंदर इस बात का इम्कान हो सकता है। पर बिल्कुल इसकी अपोजिट पोजीशन अगर ले ली जाए ना होने के भी, तो वो भी एक आर्गूमेंट्स बन जाते हैं कि फिर अगर ये 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे तो इतना स्यापा करने की क्या जरूरत थी, कि 200 केसेस क्यों बनवाने थे, और ये सारा मलबा जो है ये महंगाई का, ये नून लीग से निगरान हुकूमत ने अपने पे क्यों लेना था। नहीं, मेरा ख्याल है आप मेरी बात को सही तरह समझे नहीं है। मैंने ये कहा है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, लेकिन ये जो बात आप कर रहे थे ना कि ये बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा, मैं ये कह रहा था कि ये 25 फरवरी से आगे नहीं जा सकता। ये ज्यादा से ज्यादा 25 फरवरी तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा। तो लेकिन कोशिश यही है, कुछ जो लोग आइन पे यकीन रखते हैं, आला अदलिया के बहुत से लोग हैं, कोई सिर्फ उमरता बंदयाल साहब तो नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो वो लोग जो है वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में हो जाए। अब देखना यह है कि उनकी कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती, लेकिन अगर कामयाब नहीं भी होती तो ये ज्यादा से ज्यादा 25 फरवरी तक जाएगा। 25 फरवरी से आगे अगर इसको ले जाने की कोशिश की गई तो फिर हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, फिर उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो मैंने ये कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये 25 फरवरी से आगे नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, महंगाई के हवाले से तो मैं यकीनी तौर पे आपके साथ बात करूंगी, मगर चूंकि आपकी हामिद मीर साहब और भट्टी साहब से बड़ी तफसील से बात हुई है, तो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से हमारे प्रोग्राम मुकाबिल के अंदर मीर साहब ने पहले भी ये बात की थी कि होना चाहिए कि इलेक्शन हो जाए, मगर पंजाब का इलेक्शन नहीं होगा। फिर मुझे अच्छी तरह से याद है उनके वर्ड्स थे कि जब तक खान साहब अरेस्ट नहीं हो जाते पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकता। होना चाहिए इलेक्शन, मगर इस गिरफ्तारी के साथ पाकिस्तान का इलेक्शन जुड़ा हुआ है, तो अब गिरफ्तारी भी हो गई है तो भी इलेक्शन जो है वो हमें डगमगाता हुआ क्यों नजर आ रहा है? क्या कोई और यकीन दहानियां हैं जो होना बाकी हैं अभी? बात यह है कि ये जो बहस है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे और कि 180 दिन में होंगे या 280 दिन में होंगे, ये कोई पहले जैसे मैं कह रहा था, ये कोई आईनी या कानूनी बहस नहीं है, ये भी सियासी बहस है। जिस तरह जंग के मुतालिक ये कहा जाता है कि जब जंग एक दफ़ा शुरू हो जाए तो जो आपने प्लान बनाया होता है, वॉर गेमिंग की होती है, तो हर वक्त वो हालात तब्दील हो रहे होते हैं और उसके मुताबिक आपको अडेप्ट करके फैसले उसके मुताबिक करने पड़ते हैं। उसी तरह सियासत की और सियासी जंग की भी सूरत हाल होती है कि प्लान आपने जो मर्जी बनाया हो कि जी 180 दिन का या 280 दिन का, 90 दिन का, वो सिचुएशन और ग्राउंड जो है वो डिटरमिन करती है कि वो क्या है। तो सिचुएशन और ग्राउंड जो है उसकी तरफ आर्गुमेंट तो दोनों तरफ है। इलेक्शन वक्त करवाने का भी आर्गुमेंट जो है पूरे उसके जवाब मौजूद हैं कि ये IMF की शर्त जो है उसका क्या बनेगा, अगर डिफ़ॉल्ट वो बैकआउट कर जाते हैं तो दोबारा वो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आ जाता है। फिर जिस तरीके से बिजली के वजह से लोग सड़कों पे आए हुए हैं, महंगाई से वो तंग हैं, और निगरान हुकूमत के पास तो क्या किसी आने वाली गवर्नमेंट के पास भी इतना आसान नहीं होगा इस अजदहे को कंट्रोल करना। तो उस वजह से जब ये प्रेशर बढ़ता है तो अपने सर पे कोई भी ये चीज़ें नहीं लेना चाहता, तो इसलिए टाइम पे इलेक्शन का भी जवाब बनता है। मगर डिले करने के भी उतने ही आर्गूमेंट्स आ जाते हैं। अगर आप देखें कि क्यों जी ये इतना बड़ा प्लान बनाया गया और वो डाउन एंड आउट जरूर हो, आउट तो नहीं, खैर इन कैद में है PTI चेयरमैन, और बिल्कुल PTI जो है वो जद पे आई भी है, मगर वो पॉपुलर सेंस में वो ख़त्म नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हुई है। अगर ये महफिल इसीलिए 90 दिन के लिए सजाई गई थी तो इसका फिर क्या जवाब था? तो जो लार्जर एजेंडा था कि आपने मुल्क को एक ख़ास खतूत पर संवारने का जो भी उनका उसका लिए विजन था, या PTI को दफन करने का, या एक क्रॉस द बोर्ड कोई एहतसाब का, या चेयरमैन को जो है कोई लंबी कैद सुनाने का,
तो वो फिर वो इतना ज्यादा ये मलबा जो है, जो कि इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि होता ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे जो होती है, जो इशू ऑफ द डे का मलबा गवर्नमेंट ऑफ द डे पे पड़ता है। लोग ये बड़ी जल्दी हमारे यहाँ भूल जाते हैं। जैसे पीटीआई का ग्राफ बहुत नीचे जा रहा था, तो जो ही ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई, सारा मलबा इस तरफ आ गया। और वो लाख कहते रहे कि जी ये पिछले वालों का है, कोई नहीं मानता। लोग कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है आज है, ये हमारे मसले का हल निकाले। तो अभी भी, हालांकि ये निगरान गवर्नमेंट है और इनके पास इख्तियारात बड़े महदूद हैं, मगर वो अब 2 दिन ये लगा के कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब वो कहें, कभी छोटे छोटे ये बिजली के मसले का ही वो हल करते हैं कि जी वो किस्तें करवानी है, वो किस्तें भी ना करवा सकें और IMF से बात करनी पड़े और IMF से जवाब आ जाए कि जी ठीक है, अगर ये करें आप, तो फिर क्या जो आपने हमें इतने पैसे का वादा किया था टैक्सेस के वाले से इकट्ठे करेंगे, तो कहां से वो काटेंगे, तो कैसे होगा, बेसिकली ना है। तो ये सिचुएशन और ग्राउंड जो है वो डिटरमिन करेगी कि क्या वक्त, किस वक्त पे इलेक्शन करवाए जाएं। उसके साथ जबरदस्ती करना एक बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और शायद क्योंकि मुआशी और सियासी हालात इस तरह के हैं कि ये उसको अगेंस्ट द टाइड नहीं जाया जा सकता। सही, ठीक है। अभी जिस तरह से मीर साहब कह रहे थे, आमिर मतीन साहब, कि 25 फरवरी तक इलेक्शन होना बड़ा जरूरी है, अगर इसके बाद हुआ तो इतना संगीन क्राइसिस होगा, किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। मेरा सवाल ये है आपसे कि क्राइसिस तो अभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं है, महंगाई किसी के कंट्रोल में नहीं है, अवाम का जो शदीद रद्द-ए-अमल है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, बिजली के बिल किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे, पेट्रोल की कीमत कभी इम्कान है कि रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान के अंदर बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा बदतरीन कौन सी ऐसी शक्ल होगी क्राइसिस की जो हमें देखने को मिल सकती है? नहीं, मीर साहब का जो इशारा था वो, क्योंकि मार्च के अंदर सेनेट के इलेक्शंस होने हैं और पहले ही एक आईनी बहरान चल रहा है, वो कंपाउंड कर जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप देखें कि सिर्फ ज़ियाउल हक ने सेनेट को डिसॉल्व किया था, मुशर्रफ के मार्शल में सेनेट को रिटेन किया गया था, तो सेनेट अगर इनकम्प्लीट हो जाती है, आधी सेनेट घर चली जाएगी और वो नहीं अगर आती, तो फिर एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाता है। क्योंकि सेनेट जो है वो एक फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है। बाकी जो हमारी नेशनल असम्बली है वहाँ पे सीटें पॉपुलेशन की बुनियाद पे हैं कि पंजाब की फॉर एग्जाम्पल 50% से ज्यादा है पॉपुलेशन, क्योंकि पंजाब की ज्यादा है, तो वो बराबरी जो क्रिएट की गई है सेनेट में है, जहाँ तमाम सूबों की, तमाम इकाइयों की बराबरी है। तो उससे आपकी फेडरेशन को एक तो झटका पहुंचता है, दूसरा एक आईनी बहरान है कि जनाब ये अगर इनकम्प्लीट वो होगी तो फिर क्या होगा, और वो हो नहीं सकती जब तक कि नई असम्बलियां नहीं आएंगी, तो नेशनल असम्बली नहीं होगी और प्रोविंशियल असम्बलियां नहीं होंगी, तो सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकते। और इसके अलावा ऑफ कोर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, ये जो मईशत का पहले जो था वो एक पीडीएम या पीटीआई से रिलेटेड जो है ये सारा परेशानी थी। अब जो एक नई चीज आ गई है कि ये जो कि हेडलेस मज़ामत, लीडरशिप के बगैर एक आम आदमी जिसका किसी पार्टी से भी ताल्लुक हो या ना हो, वो तमाम ही पार्टीज के जो वर्कर हैं या वोटर हैं वो महंगाई से उतने ही तंग हैं। जब ये सारे के सारे जो हैं ये सड़कों पे आए या मज़ामत करें तो इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, इसके अगेंस्ट भी नहीं जाया जा सकता। तो प्लान जो मर्जी हो तो उसको मेरा ये कहना है, आर्गुमेंट दोनों साइड के हैं, लेट का इलेक्शन होने के भी है, अर्ली होने के भी हैं, मतलब डिटरमिन जो है वो इवेंट्स करेगी। और बहुत ही बेवकूफ़ी, और माजी में ये बेवकूफ़ियाँ वैसे होती रही हैं कि जो लोग इनको इग्नोर करते हैं तो वो फिर उसका कोई नतीजा मुल्क के लिए या किसी के लिए भी अच्छा नहीं निकलता। सही है, ठीक है। चलिए वक्त ख़त्म हो गया गालिबन। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आमिर मतीन साहब आपके वक्त के लिए। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।